Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of June 2023। तो 4 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम स्टार्ट करेंगे सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट इज करेक्ट। इनमें से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट सबसे ज्यादा बेहतर कौन एक्सप्लेन करता है। द फर्स्ट इज असम इंसर्जेंट ग्रुप दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी साइंड पीस पैक्ट विद द गवर्नमेंट। दूसरा कह रहा है द सेंटर एंड 25 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ मणिपुर साइंड द एग्रीमेंट। तीसरा कह रहा है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन नक्सलाइट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विद द यूनियन गवर्नमेंट। एंड चौथा कह रहा है इट इज अ पैक्ट रिलेटेड टू द नेहरूवियन एरा ऑफ फॉर द इंसर्जेंट पीपल इन बिहार एंड उड़ीसा। देखो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कि 25 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स का मणिपुर में साइन हुआ था एग्रीमेंट 2008 में। याद रखिएगा, दिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2008। 2008 में गवर्नमेंट के साथ इन्होंने साइन किया था ये एग्रीमेंट, और ये 25 इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जिसमें से 17 तो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थे, 8 उसमें से यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के थे। ये इतना डिटेल में याद नहीं करना है, बस एक याद रखना कि पहले जो इनकी डिमांड थी बेसिकली वो थी कि एक हमको कुकी स्टेट बनाना है। वी वांट टू क्रिएट अ कुकी स्टेट। द अर्लियर डिमांड वाज टू क्रिएट अ कुकी स्टेट, बट फाइनली जो एग्री हुआ था वो हुआ था कि कुकी टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाएगी। द कुकी टेरिटोरियल काउंसिल विल बी फॉर्म्ड, उसके बेसिस पे काम होगा। ठीक है ना। तो दिस वाज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूएन वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। अब पहला कह रहा है इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established by the ratification of WMO Convention of 1950। ठीक है ना। तो ये पहला कह रहा है कि जो IMO WMO है वो बना है बाय द रैटिफिकेशन ऑफ WMO कन्वेंशन। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल कांग्रेस जो है, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल कांग्रेस इट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कह रहा है कि ये WMO जो है, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल कांग्रेस जो है, वो इसकी सुप्रीम बॉडी है। तीसरा कह रहा है अर्जेंटीना सेलेस्टे साउलो हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वेदर एजेंसी। दिस वेदर एजेंसी इसकी अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो पहली इलेक्टेड वुमेन के रूप में आई है। तो आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस। का आंसर है डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। दोबारा पढ़ लेना और वहां आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें 193 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैं, एंड 1873 में एक सबसे पहले जो रूट्स हैं इसकी वो आई थी वियना इंटरनेशनल मीट्रोलॉजिकल कांग्रेस से। बना ये WMO कन्वेंशन 1950 के माध्यम से ही है। हेडक्वार्टर इसका जेनीवा में है, और सेक्रेटेरिएट को हेड करता है सेक्रेटरी जनरल। इसकी सुप्रीम बॉडी होती है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल कांग्रेस। यही स्टेटमेंट्स थे आज के। तीसरा सवाल आप देखें, टीपी राजेंद्रन कमेटी। टीपी राजेंद्रन कमेटी है, रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की गई है। किस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई आपको बताना है। तो टीपी राजेंद्रन कमेटी जो है वो बनाई गई किस चीज के लिए, ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसका ऑप्शन है ये, रिव्यूइंग टू द ऑब्जेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बैन ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं जिनको बैन किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट जो इंडस्ट्री का मतलब ऑब्जेक्शन है उसको रिव्यू करने के लिए ये बनाई गई है टीपी राजेंद्रन कमेटी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये तो 3 सवाल हो गए। अब आज के हम कुछ न्यूज आइटम्स देख लें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो न्यूज है वो है फ्रांस हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंपोज अ बैन ऑन शॉर्ट हॉल डोमेस्टिक फ्लाइट्स। याद रखिएगा, शॉर्ट हॉल डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे बैन लगाने वाली पहली कंट्री जो है वो फ्रांस बन गई है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंपोज अ बैन ऑन शॉर्ट हॉल डोमेस्टिक फ्लाइट्स। अब आपके लिए दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा कि ये शॉर्ट हॉल डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती क्या है। तो शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स जो होती हैं वो ये फ्लाइट्स होती हैं विच लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 30 मिनट्स टू 3 आवर्स। ठीक है ना। तो शॉर्ट हॉल डोमेस्टिक फ्लाइट्स क्या है, दे आर लास्टिंग एनीवेयर फ्रॉम 30 मिनट्स टू 3 आवर। मीडियम हॉल है बेसिकली 3 आवर्स टू 6 आवर्स, एंड लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं बियॉन्ड 6 आवर्स। ठीक है ना। तो शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स क्या है, 30 मिनट से 3 घंटे के बीच की फ्लाइट्स हैं। एंड फ्रांस हैज ब्रॉट इन अ न्यू लॉ दैट बैन्स एयर ट्रेवल टू डेस्टिनेशंस दैट कैन बी कवर्ड बाय
बाय अप टू 2.5 आवर ट्रेन जर्नी। तो जो भी ऐसी डेस्टिनेशन है जो 2.5 घंटे की ट्रेन जर्नी से हो सकती हैं, उनको बैन कर दिया है फ्रांस ने, ताकि जो ट्रेन है सेक्टर है उसका भी इंक्रीज हो, मतलब यूज इंक्रीज हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, और दूसरा जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसमें जो एमिशंस है उसको रिड्यूस करना है। तो इसका बेसिकली दो ही एम है, एक तो एमिशंस रिड्यूस होंगे, पहला जो होगा एडवांटेज होगा क्या होगा, एमिशन रिड्यूस होंगे, द एमिशंस विल रिड्यूस, और दूसरा जो है वो दूसरा एडवांटेज है कि ट्रेन जो है एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसका शेयर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द एडवांटेज कि शॉर्ट हॉल ट्रेन क्यों बंद की जा रही है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे देखिए दूसरी जो न्यूज है वो है, मैं आपको यूएस और चाइना के बारे में कल एक आर्टिकल भी मैंने बताया था, और ये आर्टिकल उसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना आपको, कल मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि यूएसए जो है इट हैज नाउ मूव्ड फ्रॉम डीकपलिंग पॉलिसी टू डी रिस्किंग पॉलिसी, ठीक है ना। याद रखिएगा यूएस जो है पहले कौन सी पॉलिसी यूज करता था, पहले वो यूज करता था द डी कपलिंग पॉलिसी। मैं एक बार लिख देता हूं, डी कपलिंग पॉलिसी थी यूएस की चाइना के साथ। डी कपलिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूं कि डी कपलिंग का मतलब है कि हर चीज से चाइना को एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड चाइना फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है ना, एक्सक्लूड चाइना फ्रॉम एवरीथिंग, दिस वाज द डी कपलिंग पॉलिसी। अब जो उनकी पॉलिसी है वो है डी रिस्किंग पॉलिसी। याद रखिएगा डी रिस्किंग पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी इज डी रिस्किंग पॉलिसी, जो बाइडेन के टाइम पे आई है। ये जो पॉलिसी थी डी कपलिंग, ये थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की पॉलिसी थी, और डी रिस्किंग जो पॉलिसी है वो जो बाइडेन की पॉलिसी है। तो अब ये बेसिकली डी रिस्किंग में क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ सेलेक्टिंग द सेक्टर्स, वो स्पेसिफिक सेक्टर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, और उनमें चाइना को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल 100% एक्सपेंड का एम नहीं है, उनका एम है कि कुछ सेक्टर्स में कोलैबोरेशन, और कुछ सेक्टर्स जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं उनमें हम उनको एक्सक्लूड कर दें। बिल्कुल सबसे शॉर्ट और सबसे स्वीट मैं आपको यही बता रहा हूं, इससे ज्यादा इजी आपको लैंग्वेज नहीं बता सकता मैं, ठीक है ना। तो उसको याद रखना, पहले जो डीकपलिंग था उसका मतलब था कि एक्सक्लूड चाइना फ्रॉम एवरीथिंग, बट नाउ डी रिस्किंग में कोलैबोरेट इन सम एंड एक्सक्लूड इन सम, एक्सक्लूड इन सम विच जो उनके लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तीसरी जो न्यूज है वो है हिमालयन ब्राउन बेयर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो हिमालयन ब्राउन बेयर, इसको यूरस एक्टस और इसाबेलिनस भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे है एक दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारा इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो हिमालयन ब्राउन बेयर्स हैं उनके जो उनका जो रेसिडेंस आप बोल सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है, और उस इंक्रोचमेंट के कारण जो हिमालयन बेयर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फिर कश्मीर के विलेजेस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हिमालयन ब्राउन बेयर जो है इट इज द लार्जेस्ट मैमल फाउंड इन कश्मीर, कश्मीर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैमल है जो कि पाया जाता है। याद रखिएगा लार्जेस्ट मैमल फाउंड इन कश्मीर, एंड इट इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन अ ग्रिजली एंड अ कोडियाक बियर। हालांकि ये थोड़ा सा छोटा होता है ग्रिजली और कोडियाक बेयर से, लेकिन फिर भी ये इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल फाउंड इन कश्मीर। आप याद रखिएगा, याद इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज द लीस्ट आर्बोरियल, यानी कि आर्बोरियल का मतलब होता है लिविंग इन द ट्रीज, है ना। जैसे इस बार नॉक्टर्नल के ऊपर क्वेश्चन आया था ना, वैसे अगले साल आर्बोरियल पे पूछ सकता है यूपीएससी। तो इट इज लीस्ट आर्बोरियल बेयर एंड इज लार्जली टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर ये लैंड में रहता है, एंड इट हाइबरनेट्स इन विंटर, ये हाइबरनेशन में जाता है विंटर में। हाइबरनेशन आपको पता है इट इज अ कंडीशन और पीरियड ऑफ एन एनिमल प्लांट स्पेंडिंग द विंटर इन डॉर्मेंट स्टेट, ये विंटर में मतलब डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, ठीक है ना। हिमालयन बेयर बोलते हैं इसको। एंड इसका जो मतलब जो एंडेमिज्म है आप बोल सकते हैं कहाँ पाया जाता है, तो वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में पाया जाता है 3000 से 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे। एंड इट इज फाउंड फ्रॉम नदर्न अफगानिस्तान ऑल्सो, पाकिस्तान में भी, इंडिया में, वेस्ट चाइना में भी मिलेगा, एंड नेपाल में भी मिलता है, ठीक है ना। इसकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देवसाई नेशनल पार्क पाकिस्तान में है, वहां पे भी ये पाया जाता है। एंड दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन साउथ एंड वेस्टर्न लद्दाख इन द अपर सूरू एंड जस्कर वैली। तो सूरू रिवर है वहां पे, है ना, याद रखिएगा सूरू रिवर। आई थिंक सूरू किसकी ट्रिब्यूटरी, आई थिंक नुब्रा की ट्रिब्यूटरी है, जस्ट चेक वंस की सूरू किसकी ट्रिब्यूटरी है। एंड झस्कर वैली और सूरू वैली में भी ये पाया जाता है, एंड एक बार चेक करना है सूरू किसकी ट्रिब्यूटरी, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में। तो आपके लिए बेसिकली कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन मुझे मिल गया है,
सूरू किसकी ट्रिब्यूटरी है ना, सूरू इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, आप एक बार सर्च करेगा मुझे बताइएगा। आयुषन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 एनिमल है और एप्साइड्स का अपेंडिक्स 1 एनिमल है। तो ये हिमालयन बेयर के बारे में कुछ चीजें थी जो मैं आपको बता दिया। एक लास्ट न्यूज और याद रखना, हेलमांड रिवर आई थी न्यूज में, तो मैं आपको बता दूं हेलमांड रिवर जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के बीच का एक डिस्प्यूट है, ईरान और अफगानिस्तान के बीच का डिस्प्यूट है हेलमांड रिवर का, क्योंकि इसका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर के काफी डिस्प्यूट रहता है इनके बीच में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें हम देख लेंगे, आज का एक मैप देख लेते हैं, और आज का मैप भी मैं आपको दिखा दूं, चूंकि फ्रांस की मैंने न्यूज बताई थी आपको कि उसने फ्रांस से किस तरीके से जो शॉर्ट हॉल है उसको एलिमिनेट किया है, तो वो देख लियो, फ्रांस है, ये फ्रांस है आपका, और फ्रांस की बॉर्डरिंग कंट्रीज एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पे ऊपर बेल्जियम दिख रहा होगा, दिस इज योर बेल्जियम, ठीक है, ये बेल्जियम दिख रहा है, दिस इज बेल्जियम वाला पोर्शन। देन यहाँ पे आपको लग्जमबर्ग दिख रहा है, दिस इज लग्जमबर्ग, एंड देन दिस इज योर जर्मनी, ये जर्मनी का पार्ट ये भी टच होता है। तो बेल्जियम, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी हो गया। देन यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिख रहा है, देखो स्विट्जरलैंड कैपिटल यहाँ पे बर्न है। देन यहाँ पे इटली भी उसको टच करता है, फ्रांस को इटली भी टच करता है, आपको दिख रहा होगा, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। यहाँ नीचे देखो मोनाको दिख रहा है, छोटा सा मोनाको दिख रहा होगा आपको। देन यहाँ पे आपको ये एंडोरा दिख रहा है, दिस इज एंडोरा वाला पोर्शन, ये भी फ्रांस को टच कर रहा है, एंडोरा वाला पोर्शन भी फ्रांस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कुछ वाटर बॉडीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा है, दिस इज इंग्लिश चैनल लोकेटेड हेयर, है ना, ये आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा है। फिर यहाँ पे नॉर्थ सी ये है, और ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट कौन करता है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो कि कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट करता है, ठीक है ना। एक और वाटर बॉडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बे ऑफ बिस्के दिख रही होगी, बे ऑफ बिस्के, अगर आपसे पूछे बे ऑफ बिस्के को फ्रांस टच करता है, यस यस टच करता है। देन नीचे आपको गल्फ ऑफ लायन दिख रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा होगा, तो यस मेडिटेरेनियन सी को डायरेक्टली फ्रांस टच करता है, ये भी आप याद रखेंगे। देन दिस इज कॉर्सिका वाला पोर्शन। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जो कि आज पेपर में थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज आइटम नहीं दिख रही है मुझे जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसको डिस्कस किए बिना आपका काम ही ना चल पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ देखो वो फाइनल होगा, वो फुल एंड फाइनल है, उसमें ज्यादा आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे याद रखना 2022 में कैग की रिपोर्ट आई थी। कैग आप सबको पता है कि कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कैग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कैग का ये भी पता होगा किसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। चाहे आप शेड्यूल 2 देख लें, चाहे आप शेड्यूल 3 देख लें, दोनों में ही कैग मेंशन्ड है। कुछ चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा करके रखो, दिमाग में होनी चाहिए सारी चीजें, है ना। तो कैग का आर्टिकल 148 हो गया, कैग इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 एज वेल, शेड्यूल 3 एज वेल। और इसको वही है, सारी चीजें जो इसकी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती हैं। द प्रोसेस इज ऑल सिमिलर टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कैग रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ये सारी चीज आपको पता है, ऑडिट होता है, करता है। एंड ये बेसिकली गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्सेस है, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स है। लेकिन इंडिया का जो कैग है वो बहुत ज्यादा पावर नहीं रखता, वो ज्यादातर पोस्टमार्टम वर्क करने के लिए, दिस इज पोस्टमार्टम वर्क, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि कैग जो है पोस्टमार्टम वर्क करता है, क्योंकि जब खर्चा हो रहा होता है उसको रोकता नहीं है, वो खर्चे के बाद देखता है कि खर्चा सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। आगे देख लेते हैं कैग ने क्या किया था। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन द डीरेलमेंट ओनली, है ना। तो याद रखिएगा इस, क्योंकि कल हमने देखा बालासोर में किस तरीके से तीन ट्रेनें, मतलब 300 से ज्यादा लोग, मतलब दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, जहां पे आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आपके पास कवच सिस्टम है, जहां पे आप इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे वो है, और ऐसे में इतना बड़ा इशू हुआ। तो कैग के जो ऑडिटर्स थे, दे फाउंड दैट देयर वाज अ शॉर्टफॉल रेंजिंग फ्रॉम 30 to 100% इन द इंस्पेक्शंस बाय ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स एंड आइडलिंग ऑफ ट्रैक मशीन। तो यहाँ पे
30 से 100% के बीच का शॉर्टफॉल देखा गया था, रेंजिंग देयर वाज अ शॉर्टफॉल इन दैट एंड कैग ने बेसिकली 2022 में जो डिरेलमेंट दिया था, रिपोर्ट दिया था, उसमें बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स बताई थी, है ना, और बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए थे, जिसमें सजेशंस वर गिवन टू इंश्योर स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू द शेड्यूल्ड टाइमलाइंस फॉर कंडक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द एक्सीडेंटल इंक्वायरीज। तो ये भी उन्होंने कहा था कैग ने कि जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी इंक्वायरीज टाइमली मैनर में होनी चाहिए। जैसे ये अब एक एक्सीडेंट है तो इसकी इंक्वायरी भी टाइमली मैनर में हो सके, टाइमली हो सके, और जो रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा मिल सके, है ना। ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। तो ऑल दीज थिंग्स वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे जो इशू आया है, जो ट्रेन एक्सीडेंट का कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि देयर वाज अ ग्रीन सिग्नल। पहले उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और उसके बाद जो मेन लाइन थी ग्रीन सिग्नल, उसको फिर हटा दिया गया था। द ग्रीन सिग्नल वाज गिवन अर्लियर, देन उसको हटा लिया गया। फिर उसके बाद वो ट्रेन जो है उस रूट में चली गई जिसमें उसको जाना नहीं था, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैपेंड इन दैट केस एंड दिस वाज हाईली अनफॉर्चुनेट। व्हाई दिस हैपेंड, नो वन नोज दिस, बट this मतलब accident has literally shook this country, है ना। तो I hope you got clarity regarding that as well। अगली जो न्यूज है वो है अमरनाथ यात्रा ट्विन ट्रैक्स टू बी रिस्टोर्ड बाय जून 15 सेज BRO। अब यहाँ पे अमरनाथ यात्रा आप सबको पता है कि होती है, और अमरनाथ यात्रा जाने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो बालथाल वाला रीजन है, दूसरा एक पहलगाम वाला रीजन है ना, पहलगाम और बालाथाल वाला। तो ये जो दो ट्रैक्स हैं इनको BRO बोल रहा है कि जो भी इसमें इश्यूज हैं वो हम रिस्टोर कर देंगे 15 जून तक के लिए, ठीक है ना। एंड BRO आप सबको बता दूं, मैं BRO के बारे में थोड़े से फैक्ट्स बता दूं। तो BRO जो है एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसका काम है बॉर्डर एरियाज में और इस तरीके के जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट करना। एक इंपॉर्टेंट याद रखना, 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल ऐसा नहीं कि इंडिया में रोड्स बनाते हैं, दे आर नॉट ओनली कंस्ट्रक्टिंग रोड्स इन इंडिया बट रादर दे आर आल्सो कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डरिंग कंट्रीज एज वेल। याद रखिएगा, बॉर्डरिंग कंट्री, म्यांमार में मदद कर दी, अफगानिस्तान में मदद कर दी, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी BRO करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इसको आप याद रखेगा एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आधार बेस्ड सिस्टम कैन सॉल्व द डिले इन द वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आधार बेस्ड जो पेमेंट है, ABPS जिसको हम बोलते हैं, आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसको हम इनेबल करेंगे इन ऑर्डर टू पे द बेनिफिशियरीज ऑफ मनरेगा। और मनरेगा, ताकि जो अगर 100% इसमें कवरेज है तो कोई भी डिले नहीं होगा। ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जो मनरेगा है उसमें मेनली किसको टारगेट किया जाता है कि जो रूरल याद रखिएगा, रूरल, एडल्ट, अनस्किल्ड, ये 3 कीवर्ड हैं जो मनरेगा में आपको हमेशा याद रखने। यूपीएससी किसी भी दिन क्वेश्चन देगा तो अगर ये 3 कीवर्ड नहीं है तो क्वेश्चन फिर उसका मनरेगा का गलत है। ये रूरल एरियाज के लिए है, ये अडल्ट्स के लिए और ये अनस्किल्ड वर्क के लिए है, स्किल्ड वर्क के लिए नहीं है। तो मनरेगा का ये 3 कीवर्ड आप जरूर याद रखिएगा। दूसरी चीज में एक और आपको पता है, NMMS जो इसका नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया है। NMMS क्या है? ये अटेंडेंस सिस्टम है फॉर द मनरेगा। इसको भी आप लिख लीजिएगा अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि NMMS क्या है। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनके अटेंडेंस के लिए है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड करते जो पेमेंट है वो ABPS से कराओ, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से कराओ, आधार कवरेज के अंदर ला दो, तो हम इसमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी करेंगे। इश्यूज ऑब्वियसली बात है, कई बार हमने देखा है वैसे अगर आप देखो ऐसा नहीं कि है नहीं, यहाँ पे आधार बेस्ड पेमेंट ऑलरेडी 2017 से यूज में है मनरेगा के अंदर, 2017 से ऑलरेडी, पर 100% कवरेज नहीं है अभी। एज ऑफ नाउ 100% कवरेज इज नॉट देयर एंड जो बेनिफिशियरीज हैं वो पूरे इसमें इनरोल्ड नहीं है, ठीक है ना। एंड इसका ऑथेंटिकेशन हो जाए और कवरेज हो जाए तो जो डिले होता है थोड़ा बहुत वो डिले नहीं होगा एंड जो आधार का डेटाबेस है वो एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, तो फिर कोई डिले नहीं होगा। दिस इज व्हाट द थिंग हैज बीन मेंशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब इंडोनेशिया है प्रपोज्ड प्लान
बेसिकली इंडोनेशिया ने एक प्लान दिया है, प्रपोज किया है टू एंड वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है उसको एंड करने के लिए यूक्रेन ने इंडोनेशिया ने एक प्लान दिया है। वो प्लान कितना सक्सेसफुल है ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है दिस प्लान हैज बीन गिवन बाय इंडोनेशिया। तो आप याद रखिएगा दिमाग में, मना कर दिया हालांकि कि यूक्रेन ने तो मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। और ये जो बेसिकली डायलॉग हो रहा है ये शंग्रीला डायलॉग के अंतर्गत आया ये प्लान। शंग्रीला आपको पता होना चाहिए सिंगापुर में होता है, हमारे इंडिया में इसी के बेसिस में एक रायसीना डायलॉग होता है। इफ यू रिमेंबर, रायसीना डायलॉग्स आर ऑफ इंडिया एंड दे आर ऑन द सेम लाइंस एज शंग्रीला डायलॉग, है ना, शंग्रीला डायलॉग। दिल्ली में जब आप जाएंगे उधर से चाणक्यपुरी एरिया के आसपास से निकलेंगे उधर कहीं तो एक शंग्रीला होटल भी है वहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो देयर इज अ होटल नेम्ड शंग्रीला, है ना। तो उसी याद रखेगा सिंगापुर बेसिस उसके ऊपर है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, मूव करते हैं। इंक्रीज रेनफॉल अलोन विल नॉट हेल्प द ग्राउंड वाटर रिकवरी। अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर इंडिया में आप सबको पता होगा कि बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इस साल क्वेश्चन भी आया था, उसका आंसर हालांकि आप बहुत इजीली कर सकते थे उस क्वेश्चन को, अगर आपने नॉर्मली देखा होता, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा होता तो आप उसको कर लेते। असर्शन रीजन टाइप का था, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आसान था, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो ग्राउंड वाटर रिकवरी उसके लिए बोला गया कि इंडिया में सबसे अधिक ग्राउंड वाटर यूज क्यों होता है, तो याद रखिएगा इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इरिगेशन। एंड उनका ये कहना है कि केवल और केवल रेनफॉल से ये नहीं बढ़ेगा, है ना। द रेनफॉल मेयरली रेनफॉल विल नॉट इंक्रीज द रिचार्ज ऑफ दैट। तो 2002 से 2022 की अगर हम बात करें तो 95% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अकर्ड इन द नॉर्थ इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो डिप्लीशन हुआ है वो नॉर्थ इंडिया में हुआ है। देन वार्मिंग क्लाइमेट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। जो ये वार्मिंग हो रही है ना क्लाइमेट की, इससे फ्लड्स एंड ड्रॉट और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। द वार्मिंग क्लाइमेट विल इंक्रीज द फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ठीक है ना। एंड वार्मिंग क्लाइमेट विल आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ समर मानसून रेनफॉल दैट नॉर्थ इंडिया विल रिसीव, है ना। इट विल आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ समर मानसून एंड समर मानसून रेनफॉल व्हिच इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6 to 8% कैन हेल्प टू रिकवर द लॉस्ट ग्राउंड। कुछ हेल्प मदद हो सकती है, लेकिन अलोन ये नहीं हेल्प करेगी। आपको थोड़ा यूज और मिसयूज भी कम करना पड़ेगा, तभी जो एक्वीफर्स हैं यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर के कहना चाहिए टैंक्स हैं वो भर पाएंगे, है ना। एंड रिकवरी ऑफ ग्राउंड डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर इन नॉर्थ इंडिया विल बी इनसफिशिएंट इफ ग्राउंड वाटर इज नॉट कंजर्व्ड। ये देखो ये स्टेटमेंट का इंपैक्टफुल है कि अगर आप कंजर्व नहीं करते हो ग्राउंड वाटर को, यानी कि उसका जो जुडिशियस यूटिलाइजेशन है अगर वो नहीं कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली केवल रेनफॉल के भरोसे ये रिचार्ज नहीं हो पाएगा। एंड इट इज देयर इज अ नीड टू रिस्ट्रिक्ट द अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज फॉर इरिगेशन। तो जो अनसस्टेनेबल यूज है ग्राउंड वाटर का फॉर इरिगेशन वो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप ये सोच सकते हैं कि इसमें आपका ग्राउंड वाटर रिकवरी होगा, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। व्हाई इज इंडिया थिंकिंग ऑफ रीथिंकिंग इट्स अनीमिया पॉलिसी। अब इंडिया अपनी अनीमिया पॉलिसी के बारे में रीथिंक क्यों कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था उसमें 57% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 49 एंड 67% ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 59 months आर अनीमिक। और ये इंक्रीज है फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। अगर आप अनीमिया बेस्ड पेशेंट्स का नंबर देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, तो देयर हैज बीन अ इंक्रीज एंड दिस इंक्रीज हैज बीन फ्रॉम एनएफएचएस 4, जो 4 था उससे इंक्रीज हुआ है। इस कारण से अनीमिया पॉलिसी रीथिंक करनी है। WHO के अकॉर्डिंग अनीमिया कैसे होता है, तो अनीमिया इज अ कंडीशन जहां पे जो कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल्स का और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो आरबीसीज में है वो कम हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियस बात है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो आप याद रखिएगा। एंड जो डिक्रीज्ड कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की, उससे फिर आपको अलग अलग हाइपोक्सिया और ये सब चीजें हो सकती है, डिजीनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वीकनेस होगी, ये सारे इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं जो कि हो सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और न्यूट्रिशन में जो डिफिशियंसी है बेसिकली वो आयरन की डिफिशियंसी कारण होता है, आयरन की डिफिशियंसी से भी अनीमिया हो सकता है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब एक इंडिया जो है वो ये शिफ्ट कर रहा है, ये डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। DABS ये टर्म ऐड कर लो अपने नोट्स में, DABS डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे, ठीक है ना।
ये लास्ट ईयर ही आया है। तो इसमें क्या आता है, डाइट को मैप करते हैं, न्यूट्रिशन को मैप करते हैं, हेल्थ स्टेटस को मैप करते हैं और करेक्ट एस्टिमेट निकालते हैं कि कितना अनीमिक पॉपुलेशन है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में। तो डाइट एंड, याद रखना, डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे है, इसमें हम शिफ्ट कर चुके हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज कि क्या है अनीमिया का एग्जैक्ट नंबर और ये सब निकालना अगर हमको, तो ये हम इसमें शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा। एंड क्या ये सर्वे हेल्प करेगा, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल का डाइटरी सर्वे है, तो डेफिनेटली ये हेल्प कर सकता है। एंड इसमें फूड न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी के बारे में देखा जाएगा, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी के बारे में देखा जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर एंड ये पहली बार है जब इतने बड़े स्केल पे इसको एनालाइज किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज ऑफ गुड यूज, है ना। अगला है आर सेफ गार्ड्स नीडेड टू मेक एआई सिस्टम सेफ, है ना। तो क्या हमने एआई सिस्टम्स के यूज के लिए जो सेफ गार्ड्स रखे हैं क्या वो काफी हैं, और क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, पहले तो जैसे चैटबॉट और ये सब है, इनमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीजें बहुत हो सकती हैं। अब इसी में एक कदम अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे ऑथर ने एक पॉइंट और जोड़ा कि क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स का जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा बेस्ड है इन सिस्टम्स। जैसे हम चैटबॉट पे किसी चैटबॉट से बात करना है मान लो, और चैटबॉट के बेसिस पे हम कई बार डिसीजंस ले लेते हैं। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ दीज एआई टेक्नोलॉजीज और चैटबॉट्स इन शेपिंग आर डिसीजन, इन शेपिंग आर व्यू पॉइंट, है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए एआई सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट पीपल एक्चुअली नो व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद एआई एंड हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मार्कस नाम के एक प्रोफेसर, उन्होंने पॉइंट आउट किया था टूल्स लाइक चैटबॉट्स कुड सरप्टिशियसली इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन फार ग्रेटर देन सोशल मीडिया। तो इनका इंपैक्ट सोशल मीडिया से भी कहीं ज्यादा है, इस कारण से और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको सही तरीके से यूज करें। अब यहाँ पे एक CAIS नाम की संस्था के बारे में मेंशन है, सेंटर फॉर एआई सेफ्टी बोलते हैं इसको। सेंटर फॉर एआई सेफ्टी के बारे में बता दूं आपको थोड़ा कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट बेस्ड है। ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बेस्ड है एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली फंडेड बाय फेसबुक को फाउंडर डस्टिन मॉस्कोविट्ज। याद रखिएगा, डस्टिन मॉस्कोविट्ज ओपन फिलांथ्रोपी ने इसको मोस्टली जो इसका फंडिंग है वो किया है। और याद रखिएगा CAI इज नॉट फॉर प्रॉफिट है, बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को, एंड ये भी आप चीज याद रखिएगा। एंड ये बेस्ड है, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये आप याद रखिएगा। ये क्या क्या करता है, ये काम करता है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एआई मिसयूज, और एआई से जो इश्यूज आ सकते हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। अगला है ट्राई टेल्स टेलकोस टू हैव वन साइट फॉर कंसेंट। अब यहाँ पे मतलब जो ट्राई है यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, उसने कहा है टेलीकॉम कंपनीज को कि भैया एक साइट बनाओ जहाँ पे आप कंसेंट ले लो यूजर से, कस्टमर से कंसेंट ले लो कि आप उनको पेस्की कॉल्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो ये टर्म है पेस्की कॉल्स। पेस्की कॉल्स का मतलब होता है पेस्टी कॉल्स, ऐसे कॉल्स जो आपके दिमाग को खराब करते हैं। सारा दिन ही आजकल देखा होगा आपने, बजाज फाइनेंस वाला तो लोन देने के लिए मतलब आमादा है कि आप लोन ले लो, है ना। बजाज फाइनेंस ने इतना ज्यादा नाक में दम कर रखा है कि मतलब काम के फोन भी नहीं उठा पाता आदमी। तो पेस्की कॉल्स बेसिकली एन SMS जो है उनसे बचने के लिए अभी तो कोई रास्ता नहीं था, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है भाई कि आप एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ, एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ 2 महीने के अंदर, और उसमें फिर कस्टमर का कंसेंट लो फॉर प्रमोशनल कॉल्स एंड मैसेजेस। आप फिर कस्टमर का कंसेंट लो फॉर प्रमोशनल कॉल्स एंड मैसेजेस। इसको बोलते हैं डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी। डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी, इसको याद रखिएगा। डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी कहाँ किसके लिए है, ट्राई ने बताई है कि भैया आप कस्टमर से लो और तभी उनको कॉल करो, ये पेस्की कॉल्स करो, ऐसे मत करो, ठीक है ना। अगला ओपेक प्लस बिगिंस मीटिंग दैट में सील मोर आउटपुट कट्स, और ओपेक प्लस की मीटिंग होने वाली है। आप सबको बता दूं, ओपेक आप सबको पता है ना 13 मेंबर्स हैं ओपेक में, देयर आर 13 मेंबर्स इन ओपेक 10 लिख रहा है, तो 13 मेंबर्स ओपेक में। अभी लास्ट जो याद रखना 2 मेंबर जो हटे हैं उनको याद रखना, कतर हटा था एंड उसके बाद आई थिंक इक्वाडोर हटा था, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें गलत मत करना, कतर और इक्वाडोर हट चुका है। और ओपेक प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इसमें अजरबैजान भी है, बेलारूस भी है, सूडान, साउथ सूडान, ऐसी कंट्रीज मतलब जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं बट मतलब ऑयल का ट्रेड करती हैं, ऐसी कंट्रीज ओपेक प्लस में आती है। रशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका ओपेक प्लस का, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल।
So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.